हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। एलसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो टॉपिक है उसका ही एक पार्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, आपसे जो आपका बैंक प्रमोशन एग्जाम होता है उसमें फॉरेन एक्सचेंज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। यूसीपीडीसी 600 की गाइडलाइंस के बारे में पूछा जाता है, या एनआरओ एनआरई स्कीम जो होती है, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट है ना, नोस्ट्रो अकाउंट, इन सब के बारे में मतलब बेसिक बातें आपसे पूछी जाती हैं फ्रेंड। तो जो लेक्चर इसमें आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वो फ्रेंड्स जो है बीएफएम के पेपर में, सीआईबी का अगर आपने मेरा बीएफएम का लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सेम वही वीडियो यहाँ पर हम आपको दोबारा से देखने का मौका देंगे। ओके, तो बैंक प्रमोशन एग्जाम में आपको वो हेल्पफुल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। है तो इसमें हम ये जानेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट की एक्चुअल में हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, वाई वी नीड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप अपनी मार्केट में गए और आप बायर हैं, आपके पास में रुपए हैं, और यहाँ पर कोई सेलर है जिसके पास में वेजिटेबल है। आपको वेजिटेबल चाहिए, सेलर को बदले में पैसे रुपए चाहिए। दोनों लोग एक ही मार्केट में खड़े हैं और आपने जो है उसको रुपए दे दिए, उसने आपको वेजिटेबल दे दी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, आप अपने घर चले आए। ओके, तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आई। अब मान लीजिए बायर इंडिया से है और सेलर यूएसए से है। वो अमेरिका से जो है कोई चीज़ बेच रहा है और आपको इंडिया में वो चीज़ मंगवानी है। आपके पास में रुपए हैं, आप बायर हैं, और यहाँ से मान लीजिए आप कार मंगवा रहे हैं। तो कार जो बेच रहा है वो सेलर हो गया या एक्सपोर्टर हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये एक्सपोर्ट करेगा तो हम फ्रेंड्स सेलर को एक्सपोर्टर भी कह देंगे। और आप बायर हैं, यानी कार इंपोर्ट करेंगे, गुड्स अपने देश में लाएंगे, तो आप इंपोर्टर हो गए। तो ये बात हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बायर को ही इंपोर्टर कह देंगे और सेलर को ही हम एक्सपोर्टर कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये टर्मिनोलॉजी समझते जाइएगा, हर एक टर्म को हम समझते हुए चलेंगे। अब बायर के पास में रुपए हैं जिसको वो बैंक में ले जा करके डॉलर में कन्वर्ट करवा देगा, और वो डॉलर जो है सेलर को दे सकता है। मान लीजिए सौदा जो है $1 करोड़ का है, मान लेते हैं। कितने का है? $1 करोड़ का। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर $1 करोड़ इसको दे दे ये सेलर, तो बदले में वो जितनी भी कार या जो भी गुड्स उसको मंगवाना है वो उसको दे देगा। लेकिन समस्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि बायर ने विश्वास कर लिया, मान लीजिए आप ही बायर हैं, आपने विश्वास कर लिया कि वो मुझे 100 कारें भेज देगा, और मैंने $1 करोड़ इसके अकाउंट में डाल दिए सेलर के। अब दिक्कत क्या होगी, मान लीजिए ये जो है वहाँ से कार भेजे ही नहीं, प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा केस, मान लीजिए सेलर ने कार भेज दी हमारे पास में, 100 कार भेज दी, और हम ही गायब हो गए, हमने यहाँ से डॉलर ही नहीं भेजा, तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब ना तो बायर जो है पहले रुपए भेजना चाहता है $1 करोड़, और ना ही सेलर पहले कार भेजना चाहता है या गुड्स भेजना चाहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट में है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई हमारे पास में, हमने देखा कि फेथ का प्रॉब्लम हो गया, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास नहीं है तो कोई ना कोई बीच में पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, कोई ऐसा हो जिस पर बायर भी ट्रस्ट करे और जिस पर सेलर भी ट्रस्ट कर सके। अगर ऐसी कोई एंटिटी मिल जाए, कोई ऐसी मीडिएटर मिल जाए, तो ये काम हो सकता है। ओके, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ना तो ये $1 करोड़ विदेश में भेजेंगे और ना ही कभी वहाँ से कारें आएंगी, दोनों अपनी जगह पर रह जाएंगे। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पर बैंक की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है फ्रेंड्स? बैंक की ज़रूरत है। तो अब देखिए, फेथ का इशू है, यानी हमें बैंक की ज़रूरत है। दोनों में से इनको बैंक की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि कौन बैंक जाएगा। अब आप बताइए कि रुपए किसके पास है या डॉलर किसके पास है? डॉलर इसके पास है। तो जो जिसके पास डॉलर है वही जा करके, मान लीजिए आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, डीडी बनवानी है, तो जिसके पास डॉलर है वही तो जा करके डीडी बनवा करके इसको देगा सेलर को कि भाई ये डीडी तुम्हारी $1 करोड़ की है, उसको ले जा करके कैश करवा लो, राइट? सेलर के पास तो गुड्स है, ये बैंक में जाकर क्या करेगा? कार लेकर थोड़ी जाएगा बैंक में कि सर ऐसा है कि ये मेरी कार ले लो और बदले में इनको डीडी बना के दे दो। नहीं, वो नहीं हो सकता है। इसलिए कौन अप्रोच करेगा बैंक को? इंपोर्टर या बायर अप्रोच करेगा। ध्यान दीजिए, मैं जो यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ ये बात आपकी कन्फ्यूजन दूर करेगी। कौन ब्रांच बैंक जाएगा? जाएगा बैंक आपका बायर जाएगा या इंपोर्टर जाएगा। ओके, तो अब इंपोर्टर बैंक चला गया, कुछ और नए टर्म इंट्रोड्यूस होंगे। आपका जो बायर है वो बैंक चला गया, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने के लिए। किसके लिए गया? एलसी बनवाने के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट ही क्यों बनवाया उसने फ्रेंड? देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये बड़ा ही
इंटरनेशनल बिजनेस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें क्या है कि बैंक जो है अपने बायर के बिहाफ पर एक डॉक्यूमेंट इशू कर देगा और इस डॉक्यूमेंट की यूसीपीडीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स आपका सारे मतलब सभी देश जो है सब पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो इसकी गाइडलाइन को यूसीपीडीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो इसमें किसी तरीके के प्रॉब्लम होने के इशू नहीं रहते हैं। ओके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो अब ये बायर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने के लिए बैंक अपने जाता है, बोलता है कि सर ऐसा है कि मुझे जो है यूएसए में मेरा सेलर है, उससे मुझे कार मंगवानी है, उसका बैंक यहाँ पर है, उसके बैंक का अकाउंट डिटेल ये है, उसने मुझे 100 कारें भेजनी, सारी डिटेल उसने बता दी, ये 50 दिन के अंदर मुझे भेज देंगे, सारी टर्म्स और कंडीशन उसने लेटर ऑफ क्रेडिट में बता दी उठा करके। अब चूंकि आपका बायर गया है वहाँ पर बैंक में, तो इसीलिए इसे ओपनर कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे हम? ओपनर। ओपनर क्यों कहेंगे? क्योंकि यही लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाने गया हुआ है। या इसे अप्लीकेंट भी कह देंगे। किसको अप्लीकेंट कह देंगे? अप्लीकेशन कौन देगा कि मुझे एलसी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, इस बात का अप्लीकेशन कौन देगा? बायर देगा। तो इसीलिए बायर को हम अप्लीकेंट भी कह सकते हैं, बायर को हम ओपनर भी कह सकते हैं, बायर को हम इंपोर्टर भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही पर्सन के लिए मल्टीपल नेम आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए कि इंपोर्टर कौन है, बायर कौन है। इसीलिए मैं आपको लॉजिक से समझा रहा हूँ कि बायर जो होगा उसे कुछ विदेश से मंगवाना है, इसलिए बाई करना है, यानी अपने देश में कोई गुड्स लाएगा इसीलिए उसे इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए इंपोर्टर कह देंगे। क्योंकि एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाने गया है इसलिए इसे ओपनर भी कह देते हैं, ओपनर ऑफ एलसी भी कह देते हैं। या यही एप्लीकेंट है, इसी ने तो एप्लीकेशन दिया हुआ है बैंक में कि मुझे मेरे नाम पर मेरे लिए एक एलसी बना दीजिए जो इसको मुझे पेमेंट करनी है। ओके, तो इसीलिए इसे एप्लीकेंट भी कहते हैं। तो बायर को एप्लीकेंट कह देंगे और सेलर को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बेनिफिशियरी कह देंगे। क्यों? क्योंकि इसने एप्लीकेशन दिया, फ़ायदा किसको होगा? बेनिफिट किसको होगा? अगर एलसी बन गई लेटर ऑफ क्रेडिट तो बेनिफिट कौन लेगा? पैसे डॉलर जो है इसके पास जाएंगे, तो इसलिए सेलर बेनिफिशियरी कहलाता है। तो हमारे पास में बायर के लिए नाम है, बायर कह लीजिए, इंपोर्टर कह लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का ओपनर कह लीजिए, या लेटर ऑफ क्रेडिट का अप्लीकेंट कह लीजिए। और सेलर के केस में आप इसे सेलर कह लीजिए या एक्सपोर्टर कह लीजिए, क्योंकि ये गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा अपने देश से, तो एक्सपोर्टर कह लीजिए। या इसे डॉलर मिलेंगे तो इसे बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं। तो ये सारे नाम इनके लिए यूज होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब जिस बैंक में वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने गया है फ्रेंड्स, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया है, इसलिए इसे ओपनिंग बैंक कहेंगे। और इसे इश्यूइंग बैंक भी कह देते हैं, क्योंकि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट इस बैंक ने इशू किया है इसलिए इश्यूइंग बैंक कह दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट इसने ओपन किया है इसलिए इसे ओपनिंग बैंक भी कह देंगे। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाने गया था उसे ओपनर कहा था, और जिस बैंक ने ओपन किया उसे ओपनिंग बैंक कहा। और चूंकि लेटर ऑफ क्रेडिट यही बैंक इशू कर रहा है तो इसे इश्यूइंग बैंक कहेंगे। और ये बैंक किस देश में होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली जिस देश में बायर है, जिस देश का बायर है। अगर ये इंडिया का बायर है तो इंडिया का ही बैंक होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ज़रूरत ये है कि ये बैंक या तो जा करके सीधे सेलर से कांटेक्ट कर ले, भाई इस बैंक का कोई आदमी जाए और जा करके वहाँ पर विदेश जाए, यूएसए जाए और जा करके इनसे मिले कि सर आपके नाम पर एक एलसी बनी है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये तो बड़ा ही खर्चीला मेथड हो जाएगा, कोई यहाँ से वहाँ जाएगा अमेरिका, तो ये नहीं ठीक है। इससे अच्छा होगा कि हम क्यों ना सेलर के बैंक से कांटेक्ट कर लें। इसलिए ये जो इशूइंग बैंक है ये सेलर के बैंक से कांटेक्ट करेगा, राइट। तो कहने मतलब ये हुआ कि पहले बायर गया अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाने के लिए या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने के लिए इशूइंग बैंक गया, और एक बार इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट उसकी बना दी तो अब वो किससे कांटेक्ट करेगा? सेलर के बैंक से कांटेक्ट करेगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, सेलर के बैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं। अब एक बार अगर आप फिर से देखना चाहो तो बायर के कई सारे नाम हैं, देख लीजिए। बायर कहिए, इंपोर्टर कहिए, ओपनर ऑफ एलसी कहिए, एप्लीकेंट ऑफ एलसी कहिए, सेलर को सेलर कहिए, एक्सपोर्टर कहिए, बेनिफिशियरी कहिए, सारे नाम एक ही पर्सन के हैं, एक ही आदमी के हैं। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म्स यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को अब ध्यान रखेंगे। ओके, अब लेटर ऑफ क्रेडिट इसने ओपन करवा दी, अपनी सारी शर्तें वगैरह बता दी, तो इशूइंग बैंक इसे कह दिया, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, इसे इशूइंग बैंक कह दिया, इसे ओपनिंग बैंक हमने कह दिया। दोनों नाम एक ही हैं। मान लीजिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका है। ओके, अब पीएनबी जो है यहाँ पर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है और उसको सेलर के बैंक से कांटेक्ट करना है या सेलर से कांटेक्ट करना है। तो सेलर से कांटेक्ट करने के दो रास्ते हैं। एक, पीएनबी की अपनी खुद की जो ब्रांच है वहाँ पर आपकी यूएसए में, उसको बोल दे कि आप जा करके सेलर से देखो, एडवाइस मतलब जो है
लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म करवाओ या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाओ जा करके उससे और पूछो, या फिर वो किसी दूसरे बैंक से कांटेक्ट कर ले, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका से कांटेक्ट कर ले। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो तरीका लिखा कि या तो पीएनबी से कांटेक्ट कर ले या किसी अदर बैंक से कांटेक्ट कर ले। मान लेते हैं कि किसी अदर बैंक से इन्होंने कांटेक्ट किया, बैंक ऑफ अमेरिका से, जो सेलर का बैंक है वो बैंक ऑफ अमेरिका था, इसलिए जो है हमने कांटेक्ट किया कि भैया ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमने बनाया हुआ है $1 करोड़ का, $1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने एप्लीकेंट गया था, इशूइंग बैंक ने उसे इशू किया और अब लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरवर्ड कर दिया उसने उठा करके बैंक ऑफ अमेरिका को। ओके, बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट ले जा करके दिखाता है किसको, सेलर को। सेलर को बोलता है कि सर ऐसा है कि $1 करोड़ की एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपके नाम पर इश्यू हुई है, ठीक है, तो अब आप ऐसा करिए जो है कि इसको एक्सेप्ट करिए और प्लस जो है जो भी परचेजिंग है इस बायर की जो डिमांड है इस लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से उसे जो है इसके देश में भिजवा दीजिए। तो जो सेलर है उसने देखा सारा डॉक्यूमेंट, उसने बोला कि हाँ ठीक है, सारी शर्तें मंजूर हैं, हाँ 100 कारें देनी है वो भी ठीक है, 50 दिन में भेजना है, वो सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, लेकिन आप मुझे एक सलाह दे दीजिए कि क्या ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये ठीक है, अथेंटिक है। तो उसने उससे एडवाइस मांग ली। क्या किया उसने, उसने बोला कि आप मुझे एडवाइस करिए कि क्या ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट इस बैंक से आया हुआ है ये ठीक है। तो एडवाइस मांगी हुई है सेलर ने, किससे, इस बैंक से, इसीलिए इस बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक कह देंगे। कौन सा बैंक कह देंगे फ्रेंड्स, इस बैंक ने सेलर को एडवाइस किया कि हाँ सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट अथेंटिक है, कोई इशू नहीं, आप जो है सामान भेज सकते हैं दूसरे देश में और पैसा आपको मिल जाएगा या डॉलर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बात इसने एडवाइस की है, इस बैंक ने, किसके, सेलर के बैंक ने एडवाइस किया कि हाँ सर एवरीथिंग इज ओके, इसीलिए इसे एडवाइजिंग बैंक कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो अब तक अगर हम टर्मिनोलॉजी में देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी, बायर हो गया, सेलर हो गया, बायर का बैंक हो गया, सेलर का बैंक हो गया। बायर के बैंक को हमने इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहा और सेलर के बैंक को हमने एडवाइजिंग बैंक कहा। ओके, बायर को भी हमने 4-5 नाम से बुलाया, बायर को हमने बायर कहा, इंपोर्टर कहा, ओपनर ऑफ एलसी कहा, अप्लीकेंट ऑफ एलसी कहा, और सेलर को भी हमने 2-3 नाम से बुलाया, सेलर कह दिया, एक्सपोर्टर कह दिया या बेनिफिशियरी कह दिया, क्योंकि डॉलर इसको मिलेगा, बेनिफिशियरी कह दिया, चीज़ें अपने देश से एक्सपोर्ट करेगा इसलिए एक्सपोर्टर कह दिया, सेलर अपना जो है कार वगैरह बेच रहा है इसलिए सेलर कह दिया। ओके, अब एडवाइजिंग बैंक इसे कह दिया हमने। इसके बैंक को हमने एडवाइजिंग बैंक क्यों कहा, क्योंकि इसने एडवाइस किया कि सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओके है, गो अहेड और सामान भेज दीजिए, तो इसलिए इसने एडवाइस किया, इसलिए इसे एडवाइजिंग बैंक कह दिया। तो यहाँ पर मेनली इशूइंग बैंक हो गया और दूसरा यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब आगे देखते हैं कि एडवाइजिंग बैंक ने मान लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म कर दिया और जो है जो सेलर है ही वाज ओके, तो उसने क्या किया, गुड्स को जो है जहाज वगैरह से, पानी की जहाज या किसी भी जहाज से उसने यहाँ पर हमारे देश में भेज दिया। जब उसने भेजा तो बदले में जो भी डॉक्यूमेंट मिले कि हाँ हमने शिपमेंट कर दी है, सामान को भेज दिया, उसके जो डॉक्यूमेंट मिले हैं इसको बंदरगाह वगैरह से या फिर जो है पोर्ट वगैरह से, वो डॉक्यूमेंट ले जा करके अब ये जो है कहाँ जाएगा, एडवाइजिंग बैंक के पास गया कि सर मैंने ये सारा मतलब 100 कारें या जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मतलब जो सारा गुड्स भेज दिया है इंडिया को, और ये मेरा जो है क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पैरेलल में। अब ये बैंक क्या करेगा, एडवाइजिंग बैंक इस जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट देंगे उसके बदले में उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक लगा उसको तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर ये दिखाया मैंने कि यहाँ से डॉक्यूमेंट बैंक के पास जाएगा, फिर 2 नंबर पर ये बैंक जो है इस डॉक्यूमेंट को इशूइंग बैंक के पास भेजेगा, 3 नंबर पे बैंक जो है ये डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट सेलर ने दिया अपने एडवाइजिंग बैंक को, अपने बैंक को दिया, एडवाइजिंग बैंक ने वो डॉक्यूमेंट भेज दिए इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक ये डॉक्यूमेंट देगा बायर को, लेकिन तब देगा जब ये कस्टमर जो है बायर आपका इसे पैसे पे कर दे, डॉलर पे कर दे। जब तक ये इसको डॉलर नहीं देगा तब तक ये इसको डॉक्यूमेंट नहीं देगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट दे दिया तो बायर तो सामान रिसीव कर सकता है, फिर तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट तभी देगा जब इसे डॉलर रिसीव हो जाएगा। एक बार इन्होंने इसको डॉलर पेमेंट कर दी, इशूइंग बैंक उठा करके ये डॉलर की पेमेंट भेज देगा किसको, एडवाइजिंग बैंक को भेज देगा, और एडवाइजिंग बैंक के पास में जब डॉलर आ गया तो वो डॉलर जो है उठा करके भेज देगा सेलर के पास में। और इस तरीके से आपकी एक लेटर ऑफ क्रेडिट की एक ट्रांजेक्शन, मतलब अगर हम कहें तो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी कंप्लीट हो गई, पूरा साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया। कैसे कैसे गया, पहले बायर गया जो है बैंक के पास में, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाया, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट गया इस एडवाइजिंग बैंक के पास, एडवाइजिंग बैंक ने अपने सेलर को एडवाइस किया
कि सब कुछ ठीक है, तो फिर एडवाइजिंग जो बैंक ने सेलर को जब कंफर्म कर दिया तो सेलर ने अपना गुड्स डिस्पैच किया और बदले में जो डॉक्यूमेंट्स बने वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के एडवाइजिंग बैंक को जमा कर दिया। एडवाइजिंग बैंक ने वो डॉक्यूमेंट उठा करके इशूइंग बैंक को भेज दिया। इशूइंग बैंक ने वो डॉक्यूमेंट इसको बायर को दिए, लेकिन तब दिए जब इसने इसको डॉलर दे दिया। जब इसने इसको डॉलर दे दिया तो ये डॉलर जो है चले गए एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक से वो डॉलर चले गए सेलर के पास में। तो सेलर के पास डॉलर मिल गया। तो देखिए सभी के पास में गुड्स जो है बायर के पास पहुंच गया और डॉलर जो है सेलर के पास पहुंच गया। और कितने बैंक इन्वॉल्व है फ्रेंड्स? 2 बैंक हमारे इन्वॉल्व है, एक बायर का बैंक और एक सेलर का बैंक। बायर के बैंक को हमने इशूइंग बैंक कहा क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। सेलर के बैंक को हमने एडवाइजिंग बैंक कहा क्योंकि ये एडवाइज करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओके है या नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। केवल इतने 2 बैंकों में ही बात नहीं बनती है, चूँकि बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है तो जो कस्टमर की डिमांड होती है वो भी ज़्यादा हाई होती है कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, जैसे कन्फर्मिंग बैंक का कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कि कन्फर्मिंग बैंक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कन्फर्मिंग बैंक का कॉन्सेप्ट तब आता है, मान लीजिए जो ये सेलर है यहाँ से जो इशूइंग बैंक है, मान लेते हैं कोई छोटा बैंक है, स्मॉल बैंक है कोई, जिसको सेलर जो है जानता नहीं है। मान लीजिए कोई छोटा सा बैंक है जिसका नाम सेलर को पता नहीं, क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, ही डोंट नो कि कौन सा छोटा बैंक है जो इंडिया में ऑपरेशनल है। तो सेलर को ये डाउट हो गया कि ये कौन सा बैंक है, मुझे नहीं पता, कल को ये अगर मान लो बैंक फ्रॉड कर जाए या ना दे मेरे पैसे तो मैं क्या करूँगा। तो वो क्या करेगा, अपने एडवाइजिंग बैंक को बोलेगा कि आई डोंट नो कि ये कौन सा बैंक है, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। तो अब 2 रास्ते हैं, या तो एडवाइजिंग बैंक खुद ही कंफर्म कर दे कि हाँ ठीक है मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, आई कंफर्म, कि मतलब अगर ये पेमेंट नहीं करेगा स्मॉल बैंक तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, पहला रास्ता। या फिर एडवाइजिंग बैंक खुद जो है ना वो कंफर्म करे, बल्कि किसी दूसरे बैंक से कह दे कि आप कंफर्म कर लीजिए, आप कंफर्म कर दीजिए। मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका है, ये तो खुद कंफर्म कर सकता था, एडवाइजिंग बैंक ही कंफर्म कर दे, तब तो कोई इशू नहीं है कि हाँ सर ये स्मॉल बैंक है लेकिन मैं कंफर्म करता हूँ कि आप जो है की पेमेंट मैं करूँगा अगर ये फेल कर जाते हैं तो। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ये बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि मैं नहीं कंफर्म करूँगा, तो एक दूसरे बैंक ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली। मान लेते हैं सिटी बैंक ने जिम्मेदारी ले ली कि हाँ आई कंफर्म। ओके, तो इसने कंफर्म कर दिया सेलर को कि ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ कि अगर जो है मान लीजिए ये स्मॉल बैंक, यहाँ का जो छोटा सा बैंक है जिसका आप नाम नहीं जानते हो, मान लेते हैं ये अगर पेमेंट नहीं करता है तो बदले में पेमेंट मैं खुद करूँगा। ओके, तो इसी जगह पर फ्रेंड्स कन्फर्मिंग बैंक का रोल आता है, जब सेलर को इस बात का ट्रस्ट ना हो कि ये स्मॉल बैंक मेरी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, या नाम ना पता हो उसको। मतलब मान लीजिए कोई छोटा सा बैंक है जिसका नाम वो नहीं सुना है कभी, तो वो क्या कहेगा कि सर जो है मुझे नहीं पता है, मुझे कंफर्म करिए कि आप पेमेंट कर देंगे। तो इसीलिए अब या तो एडवाइजिंग बैंक जो है कंफर्म कर देगा, और अगर एडवाइजिंग बैंक नहीं करेगा तो एक दूसरा बैंक इन्वॉल्व होगा कन्फर्मिंग बैंक, वो कंफर्म करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कंफर्म तो कर देगा, लेकिन इसको क्या फ़ायदा हुआ, वाई ही शुड गेट इन्वॉल्व। तो उसको कमीशन मिलता है फ्रेंड्स, इसके बदले में कमीशन मिलता है अगर वो कंफर्म करता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहा है एक तरीके से कि अगर ये फ्रॉड मतलब जो है डिफ़ॉल्ट कर जाते, नहीं पेमेंट करते, तो मुझे पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो जिम्मेदारी ली है उसके बदले में वो कुछ कमीशन भी लेगा। ओके, तो यहाँ पर वही फेथ वाला इशू हो गया, इसीलिए कन्फर्मिंग बैंक का रोल आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब कन्फर्मिंग बैंक के केस में कैसे जो है मतलब पैसे मूव करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक जो है, अगर कन्फर्मिंग बैंक इन्वॉल्व हो गया तो एडवाइजिंग बैंक जो है नॉर्मली साइड लाइन ही हो जाता है। ओके, तो देखिए क्या होगा, एक बार सारी सेटअप हो गया, कन्फर्मिंग बैंक ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट करूंगा, तो अगेन वो जो सेलर है वो गुड्स भेज देगा हमारे देश में, और जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनको ले जाकर के अब कन्फर्मिंग बैंक को दे देगा। जो पहले वो एडवाइजिंग बैंक को देता था वही डॉक्यूमेंट अब वो कन्फर्मिंग बैंक को देगा। और कन्फर्मिंग बैंक चूंकि कन्फर्म कर रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा, इसलिए वो इमीडिएटली जो है कस्टमर को पेमेंट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, एडवाइजिंग बैंक के केस में पहले डॉक्यूमेंट यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, फिर डॉलर आया था, फिर उसके पास आया था, तब पेमेंट हुई थी। पेमेंट 6वें स्टेप पे हुई थी इस कस्टमर को। यदि आप पिछला वो वाला देखो, यहाँ पर देखिए कस्टमर को पेमेंट जो है 6वें स्टेप पर हुई, ये 6वां स्टेप था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फर्मिंग के बैंक के केस में चूंकि उसने कंफर्म किया, उसने जिम्मेदारी ले रखी है, इसलिए वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स लेता है और देखता है अगर सब कुछ ठीक है तो वो उसको बदले में डॉलर की पेमेंट कर देगा कस्टमर। तो सेलर को पैसे तुरंत मिल गए एक तरीके से अगर आप देखो। और एक और बात, AB बराबर CB का मतलब होगा एडवाइजिंग बैंक इक्वल टू
कन्फर्मिंग बैंक। ओके, एडवाइजिंग बैंक ही कन्फर्मिंग बैंक हो सकता है। मैंने ये आपको बात समझा दी थी कि हो सकता है यही बैंक ऑफ अमेरिका ही अगर कंफर्म कर देता तो एडवाइजिंग बैंक कन्फर्मिंग बैंक दोनों एक ही हो जाते। ओके, बी फॉर बायर्स, एस फॉर सेलर, IB का मतलब इशूइंग बैंक हो गया, कन्फर्मिंग बैंक यहाँ पर हो गया फ्रेंड। तो अब डॉक्यूमेंट लेकर के वो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से सारी कंडीशनें ठीक थी, इन्होंने कंफर्म कर दिया। एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो बैंक होते हैं इनको सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही डीलिंग करनी होती है। गुड्स कैसा है, खराब है, अच्छा है, उससे मतलब नहीं होता। अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, डॉक्यूमेंट फिट है, फाइन है, तो पेमेंट हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट गया कन्फर्मिंग बैंक के पास, कन्फर्मिंग बैंक ने तुरंत ही इनको पेमेंट कर दी डॉलर में। ओके, एक बार पेमेंट कर दी। अब क्या करेगा कन्फर्मिंग बैंक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजेगा आपको इशूइंग बैंक में। इशूइंग बैंक ये डॉलर जो है, ये सॉरी डॉक्यूमेंट देगा बायर को, लेकिन कब देगा, जब ये डॉलर की पेमेंट कर दे। अब ये डॉलर या रुपए में पेमेंट करेगा, रुपए में करेगा तो डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसने पेमेंट कर दी उठा करके इसको, इशूइंग बैंक को। किसने? बायर ने, क्योंकि अल्टीमेटली तो पेमेंट बायर को ही करनी है ना। और फ्रेंड्स एक और केस हो सकता है, कई बार मान लीजिए जब आप इशूइंग बैंक के पास में, इस बैंक के पास में लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने जाते हैं, अब मान लीजिए अगर आप इसके पुराने कस्टमर हैं, तब तो ये बोलेगा कि मान लो एक करोड़ की मान लेते हैं $1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट बननी है, तो ये बोलेगा ऐसा करिए 1 करोड़ का सिर्फ 20% मुझे दे दीजिए। और कई बार अगर आप नए कस्टमर हैं और इसको जो है आपकी क्रेडिट पर विश्वास नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इस बायर से 1 करोड़ रुपए पहले ही ले लेते हैं। मैं क्या समझे, मैं आपको समझ पाए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कहने का कि जैसे यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इस बैंक ने, इशूइंग बैंक ने खोलना था, तो अब हो सकता है कि $1 करोड़ की जो है आपकी $1 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो बैंक इतना रिस्क नहीं लेगा। वो आपसे कह देगा ऐसा करिएगा आप एक करोड़ डॉलर जो है जमा करवाइए पहले, तभी हम लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो है क्रेडिट पहले से बनी हुई है, तो वो आपसे बोलेगा कि 20% या 10% ही दे दीजिए, एक करोड़ डॉलर में से सिर्फ 10% दे दीजिए, तो भी मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बना दूंगा आपका, और 90% आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा पुराना फेथ आपके साथ चला हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ से डॉलर, या तो अब अगर मान लीजिए इशूइंग बैंक के पास एक करोड़ डॉलर पहले से थे, तो ये उठा करके यहाँ सेंड कर देगा। मान लेते हैं कि उसके पास इशूइंग बैंक के पास डॉलर नहीं है पहले से, उसे बायर से लेने, तो ये इसको डॉक्यूमेंट तभी सौंपते हैं जब ये बायर इसको पेमेंट कर देता है। पेमेंट कर देता है या तो वादा कर देता है कि इस डेट को हम कर देंगे, ड्यू डेट को पेमेंट कर देता है। ओके, एक बार इसके पास में डॉलर आया, उसके बाद में ये डॉलर जो है उठा करके किसको दे देगा, ये डॉलर उठा करके कन्फर्मिंग बैंक को दे देगा। क्यों? क्योंकि डॉलर, कन्फर्मिंग बैंक तो $1 करोड़ पहले ही दे चुका है इसको, तो इसका मतलब $1 करोड़ इसके पास कम है। वो $1 करोड़ यहाँ से चलेंगे इशूइंग बैंक के पास, इशूइंग बैंक से चले जाएंगे कन्फर्मिंग बैंक के पास, और इस पर ये डील कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, हमने ये आपको बता दिया कि कन्फर्मिंग बैंक और इशूइंग बैंक दोनों एक ही हो सकते हैं। ओके, तो अब तक हमने अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए, हमने बायर देखा, हमने सेलर देखा, हमने बायर का इशूइंग बैंक देखा, हमने सेलर का एडवाइजिंग बैंक देखा, और अब हमने जो है कन्फर्मिंग बैंक भी देख लिया। 5 पार्टियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं फ्रेंड्स अब तक। हमने कन्फर्मिंग बैंक भी देख लिया। कन्फर्मिंग बैंक का रोल तब आता है जब इशूइंग बैंक के ऊपर जो है सेलर को फेथ ना हो कि पता नहीं ये मेरे पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। अगर सेलर को विश्वास नहीं है इस बैंक के ऊपर, तो फिर कन्फर्मिंग बैंक का रोल आता है। और कन्फर्मिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक ही हो सकता है, या कोई और बैंक भी ये रोल ले सकता है, लेकिन उस केस में उसे कमीशन मिलेगा अगर कोई ये रोल और लेता है। ओके फ्रेंड, तो अब हमने ये समझ लिया, क्या कन्फर्मिंग बैंक का रोल समझ लिया। अब एक रोल और आता है फ्रेंड, निगोशिएटिंग बैंक भी आता है इसमें। निगोशिएटिंग बैंक किसे कहेंगे फ्रेंड? देखिए, बायर हो गया, बी फॉर बायर हो गया आपका, एस फॉर सेलर हो गया, यहाँ पर इशूइंग बैंक हो गया, ये आपका एडवाइजिंग बैंक हो गया, ये आपका कन्फर्मिंग बैंक हो गया। एक बात और नोटिस करिएगा कि बायर की साइड में केवल इशूइंग बैंक है। सारे बैंक जो है आपके किस साइड में आ रहे हैं? सेलर की साइड के ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे बैंक, चाहे आपका एडवाइजिंग बैंक हो, कन्फर्मिंग बैंक हो, निगोशिएटिंग बैंक हो, वो सारे के सारे सेलर की कंट्री के होते हैं। बायर की कंट्री में सिर्फ जो है इशूइंग बैंक एक बैंक होता है, बाकी सारे के सारे बैंक जो है आपके सेलर की कंट्री के होते हैं। सेलर जिस देश का होगा, सेलर अगर अमेरिका का है तो सारे बैंक ये अमेरिका में होंगे, जितने भी हमने इशूइंग बैंक को छोड़ करके डिस्कस किए हैं। ओके, अब देखिए निगोशिएटिंग बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है फ्रेंड्स। निगोशिएटिंग बैंक का कॉन्सेप्ट तब आएगा फ्रेंड, मान लीजिए देखो सेलर के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने सारा कुछ भेज दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पास में ऑलरेडी आ चुकी थी, एडवाइजिंग बैंक ने उसे एडवाइज कर दिया था कि हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट बनाओ, उसने शिपमेंट कर दी, सामान को भेज दिया। अब उसके पास में एक रास्ता था कि वो जो है चला जाता जो है एडवाइजिंग बैंक के पास में,
पहले रास्ते में हमने देखा था एडवाइजिंग बैंक के पास चला जाए तो पेमेंट ये करवा देगा, या दूसरा रास्ता था कि वो उसे विश्वास नहीं था इस वाले बैंक के ऊपर, तो उसने कन्फर्मिंग बैंक का रोल ला लिया कि ठीक है आप कन्फर्म करो कि भाई ये बैंक ठीक है कि नहीं है। अब इसके अलावा भी एक केस हो सकता है कि सेलर ना तो यहाँ जाना चाहता ना यहाँ जाना चाहता है, वो किसी और बैंक में जा करके बैठ गया। वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, ना तो मुझे एडवाइजिंग बैंक जाना है ना मुझे कन्फर्मिंग बैंक के पास जाना है। ऐसा करो कि आपकी ब्रांच मेरे पड़ोस में है, ऐसा करो आप इसको जो है मेरे लेटर ऑफ क्रेडिट के ये सारे डॉक्यूमेंट देखो, जो शिपमेंट वगैरह हुई इसके सारे डॉक्यूमेंट देखो, और हम आपस में निगोशिएट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, कुछ सस्ता मद्दा जो भी हो पाए वैसा कर लेते हैं। तो ये जिस बैंक में बैठ गए वहाँ जा करके और इन्होंने निगोशिएट कर लिया। अब चूंकि निगोशिएटिंग बैंक है ये निगोशिएट करेगा, तो निगोशिएट करने का मतलब होता है, देखो जब आप मार्केट में जाते हो तो आप निगोशिएट क्यों करते हो? कोई चीज़ 100 रुपए की है तो आपकी कोशिश होगी कि उसे 80 रुपए की खरीदने की, इसीलिए आप निगोशिएशन करते हो। तो यहाँ पर ये गया हुआ है, तो ये बैंक भी निगोशिएट करेगा बदले में, मतलब कहने का अगर मान लो $1 करोड़ की 80 लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो ये बोलता है कि आपको मुझे $1000 जो है मैं $1000 कम दूंगा इससे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ले लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेलर को लॉस हो रहा है, इंडीड सेलर को $1000 का लॉस हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो है सेलर वहाँ पर नहीं रीच कर सकता है अपनी बैंकों में, तो वो क्या करता है किसी भी बैंक के पास जाकर के निगोशिएट कर लेता है। किसी भी बैंक के पास मान लीजिए वो अपने, जैसे जो सेलर है वो मान लीजिए वो अपने नेटिव प्लेस पर ही नहीं है, जहाँ पर ये बैंक है वहाँ से मान लीजिए 600-700 किलोमीटर है। अब वो जब तक वहाँ जाएगा तब तक कई दिन बीत जाएंगे, तो उसको डॉलर मिलने में और दिक्कत होगी। तो इस केस में वो क्या करता है, जहाँ भी जो नियर बाई बैंक है, नियर बाई ब्रांच है, वहाँ जाकर के निगोशिएट कर लेता है कि चलो $1000 का लॉस हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, $1000 कम दे दो, लेकिन मुझे पेमेंट अभी कर दो, क्योंकि मैं 500-600 किलोमीटर ट्रेवल करके मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है अभी पैसों की जरूरत है या डॉलर की जरूरत है। तो फ्रेंड्स बस जो काम कन्फर्मिंग बैंक करता था, कन्फर्मिंग बैंक ने क्या किया था, कन्फर्म किया था कि मैं पेमेंट करूंगा, उसी जगह पे निगोशिएटिंग बैंक क्या कहता है कि मैं आपको थोड़े से पैसे कम दूंगा, डॉलर कम दूंगा, लेकिन तुरंत ही पेमेंट कर दूंगा। देखिए निगोशिएशन हुआ इनका जस्ट लाइक कन्फर्मिंग बैंक में भी यही हुआ था। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया, अगर सारी चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग है तो तुरंत ही पेमेंट कर दी थी। उसी तरीके से निगोशिएटिंग बैंक भी इनके साथ में डिस्कशन करके तुरंत ही पेमेंट इसको डॉलर में कर देगा फ्रेंड्स। ओके, बाकी की प्रोसेस एकदम जो है कन्फर्मिंग बैंक जैसी ही होगी, मतलब कहने का इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, इन्होंने इनको डॉलर पे कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट जाएगा आपका इशूइंग बैंक के पास, ये जो है डॉक्यूमेंट जाएगा बायर के पास, लेकिन तभी जाएगा जब ये पेमेंट कर देगा, ये डॉलर इसको देगा, और ये जब इसको डॉलर देगा तो इशूइंग बैंक इसको डॉलर उठा करके दे देगा। तो ये सारी प्रोसेस उसी तरीके से कन्फर्मिंग बैंक जैसी है। तो निगोशिएटिंग बैंक का फ्रेंड्स अगर आप समझना चाहो तो यही समझ लो, निगोशिएटिंग बैंक का रोल तभी आता है जब आपका ये जो है एडवाइजिंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक किसी भी बैंक में नहीं जा पाता है या नहीं जाना चाहता है आपका सेलर। ओके, अब निगोशिएटिंग बैंक का रोल जो है एडवाइजिंग बैंक भी प्ले कर सकता है। एडवाइजिंग बैंक को भी निगोशिएटिंग बैंक कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई। मान लीजिए ये जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट लेकर के एडवाइजिंग बैंक के पास चले गए और इसी ने निगोशिएट कर लिया कि ठीक है ऐसा करो कि $1000 मैं ही कम देता हूँ, $1000 कम ले लो और बदले में जो है ये जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। ओके, तो उस केस में ये जो है एडवाइजिंग बैंक आपका निगोशिएटिंग बैंक हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो एडवाइजिंग बैंक है, जो कन्फर्मिंग बैंक है या निगोशिएटिंग बैंक है, ये तीनों एक ही बैंक हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था एडवाइजिंग बैंक ही कन्फर्मिंग बैंक हो सकता है और एडवाइजिंग बैंक ही निगोशिएटिंग बैंक हो सकता है। तो एडवाइजिंग बैंक ही कन्फर्मिंग बैंक होता है और कन्फर्मिंग बैंक ही या एडवाइजिंग बैंक ही आपका निगोशिएटिंग बैंक हो जाता है। तो ये एडवाइजिंग बैंक दोनों रोल अदा कर देता है। एडवाइजिंग बैंक कन्फर्मिंग बैंक भी हो सकता है, एडवाइजिंग बैंक निगोशिएटिंग बैंक भी हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो निगोशिएटिंग बैंक तो अब हमने अब तक कितने देख लिए, बायर हो गया, सेलर हो गया, आपका बायर का जो बैंक था इशूइंग बैंक था, सेलर का जो बैंक था वो कौन सा था, सेलर का बैंक था आपका एडवाइजिंग बैंक। फिर हमने यहाँ पर देखा था कन्फर्मिंग बैंक का कॉन्सेप्ट। कन्फर्मिंग बैंक का कॉन्सेप्ट तब आया जब उसे फेथ ना हो कि ये जो इशूइंग बैंक है ये सही है नहीं है उस केस में। और फिर हमने देखा निगोशिएटिंग बैंक एनबी के बारे में। निगोशिएटिंग बैंक का रोल तब आया जब बायर ना तो यहाँ जाना चाहता ना तो यहाँ जाना चाहता, उस केस में निगोशिएटिंग बैंक। प्लस हमने ये भी जाना कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो आपका कन्फर्मिंग बैंक भी हो सकता है और जो एडवाइजिंग बैंक है वो आपका निगोशिएटिंग बैंक भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब एक और बैंक बचता है लास्ट इस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अगली पार्टी इन्वॉल्व हो रही वो है रीइंबर्सिंग बैंक। ओके, रीइंबर्सिंग बैंक का कॉन्सेप्ट तब आएगा फ्रेंड्स, हो सकता है
जैसे मान लीजिए इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक को कन्फर्मिंग बैंक को पेमेंट करनी है या निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करनी है। जो एडवाइजिंग बैंक है ये तो हो सकता है इसका जो है करस्पॉन्डेंट हो या इसका अपना खुद का बैंक हो। मैंने आपको बताया था या तो वो पीएनबी से टाई अप कर ले यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक के लिए, या फिर वो क्या कर ले आपका जो है बैंक ऑफ इंडिया या किसी दूसरे बैंक से जो है सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह से टाई अप कर सकता है। ओके, लेकिन अब मान लीजिए कि इसके पास में कन्फर्मिंग बैंक जो है उसके या सिटी बैंक है उसके पास में आपका जो इशूइंग बैंक है पीएनबी है हमारा, मान लेते हैं पीएनबी बैंक का कन्फर्मिंग बैंक के पास या पीएनबी का निगोशिएटिंग बैंक के पास में नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है, नॉस्ट्रो अकाउंट है ही नहीं, तो उस केस में इसको दिक्कत होगी। नॉस्ट्रो अकाउंट अगर नहीं है तो पैसे कैसे भेजेगा, क्योंकि विदेश में खाता होना चाहिए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उठा करके जो है इशूइंग बैंक अब जिस बैंक में उसका अपना जो है नॉस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट है वहाँ पैसे पे वहाँ डॉलर भेज देगा। ध्यान देंगे क्या करेगा, इनको डायरेक्ट ना भेज करके ये एक बैंक को भेज देगा कि भाई ऐसा है कि आप जो है हमारे बिहार पर इनको रिम्बर्स कर दीजिए पैसे। तो एक बैंक ये भी जो है सेलर की कंट्री का ही है, सेलर की कंट्री में ही रिम्बर्सिंग बैंक भी होगा। ये क्या करेगा, कन्फर्मिंग बैंक जो है रिम्बर्सिंग बैंक को डॉक्यूमेंट दे देगा और बदले में जो है मतलब कहने का ये इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट ना भेज करके रिम्बर्सिंग बैंक को भेज देंगे और रिम्बर्सिंग बैंक को ये आपका जो है इशूइंग बैंक कंफर्म कर देता है कि हाँ ठीक है आप पेमेंट कर दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो रीइंबर्सिंग बैंक बीच में इन्वॉल्व होकर के इनको जो है निगोशिएटिंग बैंक या फिर जो है आपका कन्फर्मिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कर देता है। बेसिकली ये पेमेंट जो है कन्फर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक को ही करता है, क्योंकि एडवाइजिंग बैंक में ऑलरेडी इस बैंक का अकाउंट होता है, क्योंकि जब तक करस्पॉन्डेंट बैंक नहीं होगा तब तक वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा इससे और कैसे सेलर के पास भेजेगा, यदि आपको शुरू में बात याद हो मेरी तो, ठीक है। तो ये इसको पैसे दे देगा रीइंबर्सिंग बैंक, डॉक्यूमेंट लेगा और रीइंबर्सिंग बैंक जो है इनको पैसे वापस कर देगा। किसको, इनको कन्फर्मिंग बैंक को, निगोशिएटिंग बैंक को पैसे वापस कर देगा, डॉलर दे देगा इनको उठा करके डॉक्यूमेंट के बदले में, और डॉक्यूमेंट ये इनको भेज देगा वापस, और इशूइंग बैंक जो है डॉलर इनको दे देगा। तो इतने सारे बैंक जो तो पहले ही थे, एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक तो पहले से थे। उसके बाद में एक रीइंबर्सिंग बैंक और भी इन्वॉल्व करना पड़ गया, क्योंकि हम ये मान ले रहे हैं कि हो सकता है इन सभी बैंकों में हमारे बैंक का अकाउंट नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं, या कोई छोटा बैंक है जिसका जो है सभी बैंकों में अकाउंट नहीं है यहाँ पर नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, तो उसे पैसे भेजने में दिक्कत हो रही है। तो इसको इसकी जो है मान लीजिए इसको ऐड करने से बेनिफिशियरी में अच्छा है कि मैं पैसे इनको भेज दूँ और ये इनको भेज दें। ओके, चूँकि इनका आपस में टाई अप है इसलिए ये पहले ही पेमेंट कर देते हैं निगोशिएटिंग बैंक को और बाद में डॉलर जो है ये इशूइंग बैंक इनको दे देता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया हमने बायर्स, सेलर, एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, हमने ये जान लिया एडवाइजिंग बैंक ही कन्फर्मिंग बैंक हो सकता है, एडवाइजिंग बैंक ही निगोशिएटिंग बैंक हो सकता है। रीइंबर्सिंग बैंक जो पैसे रीइंबर्स करता है उसे रीइंबर्सिंग बैंक कहते हैं। तो ये एडवाइजिंग बैंक, आपका कन्फर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक सभी एक ही होते हैं फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स हमने जितनी भी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो सकती थी उन सभी के बारे में हमने देख लिया। तो बायर की कंट्री में सिर्फ इशूइंग बैंक होता है, बाकी आपके उधर की तरफ में एडवाइजिंग बैंक आया, फिर हमने कन्फर्मिंग बैंक देखा, फिर हमने एक बैंक और देखा था, रीइंबर्सिंग बैंक भी देखा था, और प्लस जो है निगोशिएटिंग बैंक भी देखा। तो ये चारों जो है सेलर की कंट्री के होते हैं, ये सारे बायर की कंट्री के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है। अब अगर जो है डेफिनेशन जानना चाहें तो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट को डिफाइन कर सकते हैं, एन अंडरटेकिंग इशूड बाई द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, राइट। जो इम्पोर्टर, जो ओपनर था, जो ओपनर था या फिर जो अप्लीकेंट था, उसके बिहाफ पर जब कोई बैंक जो है, उस बैंक को इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहते हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करता है किसके फेवर में, एक्सपोर्टर के फेवर में, जो सेलर है उसके फेवर में इशू करता है कि अगर जो है मतलब कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि हाँ कोई गुड्स है जिसकी शिपमेंट हो गई है या कोई सर्विस है जो कि सप्लाई कर दी गई है, और ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप प्रेजेंट करोगे, आप इशूइंग बैंक को, किसको प्रेजेंट करोगे, इशूइंग में जिसने इशू किया था, या उसके नॉमिनेटेड बैंक को। नॉमिनेटेड बैंक जैसे उसने नॉमिनेट कर दिया कि भाई कन्फर्मिंग बैंक करेगा मेरी जगह पे, या फिर जो है आपका निगोशिएटिंग बैंक करेगा, मैं नहीं पेमेंट करूंगा ना, तो अगर ये नॉमिनेट कर देता है उसको आप डॉक्यूमेंट दिखा दोगे और सारी लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स और कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो जो एक्सपोर्टर है या सेलर है उसको जितनी अमाउंट एक करोड़ डॉलर की अगर जो है एलसी थी तो $1 करोड़ उसको पेमेंट हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो गया फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।